आदरणीय और सम्मानित पत्रकार छायाकार साथियों को मैं अभिनंदन करता हूं और आप सबको वंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे साथ में जिला परिषद के चेयरमैन आदरणीय सोनू सिहाग जी, और आज एक आप सबसे चर्चा करने का लंबे समय से ड्यू था, उस नाते से एक अवसर मिला तो सोचा आपसे कुछ बातचीत करें। उससे पहले मैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस की, भाई दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि त्यौहार आप सबके जीवन में खूब मंगल लेकर के आएँ, खूब खुशियां लेकर के आएँ और निरंतर आप सबके परिवारों में उन्नति और तरक्की हो। प्रेस से आज मुझे इतना ही कहना है कि जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है, देश में एक नया स्वाभिमान जग रहा है, देश में एक नया आत्मविश्वास बन रहा है, देश के गरीब और मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित और वंचित समाज वह आज अपने उत्थान को देख करके और अपनी खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ स्वयं को देख करके आज प्रसन्न दिखाई देता है और मोदी जी के साथ दिखाई दे रहा है। बहुत मैं आदरणीय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता का हृदय से आभार इस बात के लिए भी व्यक्त करता हूं कि पूरी पृथ्वी पर इतना बड़ा वेलफेयर स्कीम आज तक कोई नहीं चली होगी कि जिसकी उन्होंने हाल ही में फिर से एक संकल्प के साथ कहा है कि देश के 80 करोड़ गरीबों को जो मुफ्त राशन है, ताकि इस देश में कोई भूखा न सोए, इस देश में किसी को अन्न और अनाज की कमी न रहे, किसी का पेट खाली न रहे, कोई कुपोषण का शिकार ना हो। तो अगले 5 वर्ष तक का संकल्प जो मोदी जी ने देश की जनता के सामने रखा है, यह पूरी पृथ्वी पर किसी भी राष्ट्र में इस प्रकार की कल्याण की कोई योजना नहीं होगी, लोक कल्याण की कोई योजना नहीं होगी। ये अपने आप में एक इतिहास है। मोदी जी ने पिछले 9 से अधिक वर्षों के अपने कार्यकाल में अनेकों ऐसे काम किए हैं जिनकी अगर मैं गिनती कराने लगूं तो कई दिन लग जाएंगे। आम नागरिक को सुरक्षा का एहसास दिलाने का काम, चाहे वो आयुष्मान भारत के माध्यम से हो और चाहे वो सीधे योजनाओं का लाभ मिलने के माध्यम से हो, देश के हर व्यक्ति को आवास मिले और अब सीधे नल से जल मिले का संकल्प लेकर के देश के हर परिवार में कोई न कोई रिलीफ देने का काम किया है, कोई न कोई उनका मदद करने का हाथ आगे बढ़ाया है। विशेष रूप से जैसे मैंने कहा कि गरीब वर्ग हो, पिछड़ा, दलित, शोषित और वंचित समाज हो, वे कृषक और किसान को एक वर्ग के नाते उनके आवश्यकताओं को समझते हुए कि अन्नदाता धरती ज़मीन के ऊपर हल चला करके विषम परिस्थितियों में अन्न और अनाज पैदा करते हैं, उनको सम्मान निधि के नाते से, किसान सम्मान निधि के नाते से देश के करोड़ों किसानों को जो लाभ पहुंचाने का काम किया है, ये भी उनकी अनूठी सोच का, अद्वितीय सोच का प्रमाण है कि किसी एक वर्ग के नाते से वृद्धावस्था सम्मान पेंशन, विधवा सम्मान पेंशन, दिव्यांग सम्मान पेंशन, इस प्रकार की पेंशन जो वो किसी न किसी जिस कोई एक समझ लीजिए कि अभाव के कारण से, लेकिन एक वर्ग के नाते से किसान, कोई भी जाति का हो, कोई भी क्षेत्र का हो, कोई भी भाषा, मत, पंथ, संप्रदाय को मानने वाला हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर किसान को ये सम्मान निधि दे करके मोदी जी ने लाभ पहुंचाने का काम किया है।
वहीं मैं एक पूर्व सैनिक हूँ। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी और गर्व है कि 2013 में पूर्व सैनिक रैली, जिसके आप सब साक्षी थे, रेवाड़ी में मोदी जी ने संकल्प किया था कि आज़ादी के बाद से आज तक कोई युद्ध स्मारक भारत का शहीदों के लिए नहीं बना था। आज़ादी के बाद से एक भी युद्ध स्मारक देश में, दिल्ली में इस तरह का नहीं बना था जो समर स्मारक जो अब इंडिया गेट के पास बना है, कि देश के हर शहीद का नाम वहाँ अंकित हुआ है। देश के शहीदों का सम्मान करते हुए वन रैंक वन पेंशन को लागू करके कुछ लाख करोड़ रुपए तक की राशि पूर्व सैनिकों के खातों में अतिरिक्त आ चुकी है, क्योंकि बहुत बड़ा जो 40 वर्षों से जो काम नहीं हुआ था, जो मोदी जी ने काम किया। तो जैसे मैंने कहा कि अगर मैं अब गीत गाऊंगा तो कई दिन लग जाएंगे। मैं इतना ही कहते हुए कि आज एक लाइन को बस कहकर अपने विषय को यहाँ केंद्रीय विषय को पूरा करूँगा। आप सबको स्मरण होगा 2014 से पहले देश में कहीं कहीं आतंकी हमले हो रहे थे। कभी काशी, कभी मथुरा, कभी स्वामीनारायण मंदिर, कभी मुंबई में, कभी दिल्ली में। कोई देश का ऐसा कोना नहीं था जहां आम आदमी, भारत का नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता हो, कभी रेल में, कभी कहीं। लेकिन पिछले 9.5 वर्ष से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस प्रकार से हमला करके और बिना किसी जवाबी कार्रवाई के कोई वापस चला जाए। और आपको याद होगा लांस नायक हेमराज का सिर कटा शरीर जब उनके परिवार में जाता है तो पूरे देश का दिल दहल गया था। कैप्टन सौरभ कालिया के शरीर पर असंख्य घाव वो हमने देखे थे। बांग्लादेश की सीमा पर हमारे शहीद सैनिकों को किस प्रकार से लटका करके ले जाने का दृश्य हमारी आंखों से कभी हमें भूलता नहीं है। लेकिन पिछले 9.5 वर्षों में देश के दुश्मनों में ये हिम्मत नहीं हुई कि भारत के ऊपर आक्रमण कर जाएं और भारत उनके जवाब में 10 गुना उनको क्षति ना पहुंचाए। ये नया भारत है जो मोदी जी के नेतृत्व में बना है। तो मैं आज दीपावली के इस पावन पर्व पर ये आशा उम्मीद करता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 के चुनाव में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से भाजपा की एनडीए की सरकार बनेगी और हरियाणा प्रदेश में भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक जन कल्याण करने वाली सरकार, आम आदमी तक सीधे लाभ पहुंचाने वाली सरकार चल रही है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबको एहसास हो, ये हमारी सरकार है। ऐसी सरकार चल रही है। तो इतना सब कहते हुए मैं अभी हाल ही में हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान नायब सिंह सैनी जी को प्रदेश के कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करने की, संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। उनको भरोसा दिलाता हूं कार्यकर्ता के नाते हम सब आपके साथ मिलकर के, नायब सिंह सैनी जी के साथ मिलकर के संगठन को मजबूत करेंगे, संगठन को यशस्वी करेंगे और फिर से भाजपा की सरकार केंद्र में, प्रदेश में बने, इस बात के लिए प्रयास करेंगे। नायब सिंह सैनी जी बहुत ही हमारे एक विनम्र, एक शालीन, एक सुसभ्य और एक निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता का आदर्श उदाहरण है। हमने उनको हर स्तर पर काम करते हुए देखा है। हमने उनको जिला के अध्यक्ष के नाते, हमने उनको मोर्चों में, प्रकोष्ठों में, उसके अतिरिक्त विधायक के नाते, मंत्री के नाते और सांसद के नाते भी हमने उनको काम करते हुए देखा है। बहुत सीढ़ियाँ चढ़ करके भाजपा की परंपरा, हमारी परिवार की पद्धति के अनुसार आज उनको ये प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अपना विषय यहाँ समापन करता हूँ। आपके प्रश्नों का स्वागत करता हूँ। सर, भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि हमारी सरकार आने पर 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे अलग अलग वर्गों के, कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे दुख होता है कि जो ये परिवारवादी तत्व हैं, इनकी सामंतवादी सोच
ये अपने आप को एक राजा के रूप में देखते हैं और रेवड़ियां बांटने की अपने आप को अधिकारी मानते हैं। ये अपने आप को संगठन से भी ऊपर समझते हैं, समाज से भी ऊपर समझते हैं, प्रदेश से भी ऊपर समझते हैं। और हैरानी की बात है कि इनका जो नज़रिया है, नज़र है, वह जातिवाद से इतनी ग्रसित है, तुष्टीकरण या इसको कुछ भी कहो, समाज को विभाजन करने की सोच है। ये समाज को कभी समग्र दृष्टि से देखते ही नहीं है, ये समाज को बांट करके देखते हैं। लोकतंत्र में इस प्रकार की सोच और संस्कृति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और ये सीधे सीधे उनकी बौखलाहट को दर्शाता है, सीधे सीधे ये उनकी स्वीकार्यता है कि उनके ध्यान में आ गया है कि वो अब सबको साथ लिए बिना उनका गति नहीं है। उनको अपनी भूल का एहसास हो रहा है। हरियाणा प्रदेश में जातिवाद का जहर घोलने में अग्रणी भूमिका उनकी रही है और मुझे नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी की जनता इस बात के लिए माफ़ करने वाली है और कोई उनके प्रलोभन में आने वाला है। तो क्या वो उनके साथ में डिप्टी सीएम तो चंद्रमोहन जी भी थे, क्या हश्र किया उनका, क्या गति हुई उनकी? तो ये हाथी के दांत ये दिखाने के और है, खाने के और है। और इनको मुझे लगता है कि पहले अगर आज उनको लग रहा है कि उनकी दाल उनकी नहीं गल रही है, आज उनको लग रहा है कि उनको साथ लेना पड़ेगा, तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए अशोक तंवर जी से, जो उनकी अपनी पार्टी के नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय नेता थे, उनके यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने अपनी जान बचाते हुए भाग करके एफआईआर करवाई थी उनके खिलाफ में, जानलेवा हमला करवाने की। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए आदरणीय कुमारी शैलजा जी से कि जिनको उन्होंने चलने नहीं दिया। तो ये एक मैं समझता हूँ कि राजनीतिक संस्कार की बात नहीं है, सीधे सीधे सामंतशाही सोच से निकला हुआ एक उनका प्रस्ताव है कि लोग उनके झांसे में आ जाएं। जो सारे लोग पार्टी कांग्रेस छोड़ के गए थे उनके 10 साल के शासनकाल में, कहाँ अवतार सिंह बढ़ाना से शुरू करें, फरीदाबाद से और उत्तर तक चले जाएं। हमारे आदरणीय शर्मा जी, विनोद शर्मा जी पूर्व मंत्री रहे, राव इंद्रजीत सिंह जी रहे और कुलदीप बिश्नोई जी रहे। कितने लोग पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हुए उनके कार्यप्रणाली के कारण से। ऐसा क्या उन्होंने और आज बदलाव किया है कि जिसके कारण से लोग उनके साथ या उनको माफ़ करने वाले हों? तो इसलिए ये केवल छलावा है और वो जानते हैं। उनकी, मैं तो ये कहूँगा, उनकी स्वीकारोक्ति है, ये उनकी बौखलाहट का परिणाम है कि आज उनको ये सब करना पड़ रहा है। नहीं तो वो लोग थे, वो धृतराष्ट्र मानसिकता, दुर्योधन मानसिकता के व्यक्ति हैं कि सुई की नोक के बराबर किसी को स्थान ना दे। वो किसी को देख कर राजी नहीं है। पूरे हरियाणा प्रदेश में वो किसी दूसरे को अपने अलावा और पुत्र के अलावा किसी को देख करके राजी नहीं है। वो तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन मानसिकता के व्यक्ति हैं। जब आज उनको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि वो कमज़ोर विकेट पर खड़े हैं, तो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। देखना है कि एमपी के अंदर कांग्रेस आ गई, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रिपीट कर रही है, राजस्थान में मुकाबला है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? आपने थोड़ी सी ईमानदारी में कमी रख दी। राजस्थान में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, बहुत बड़े बहुमत के साथ। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित है। मैं मध्य प्रदेश 2 महीने से लगा हुआ हूँ। रात को भी मैं नर्मदापुरम से आया हूँ
और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से कांटे के मुकाबले में जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार की जो बनाने की कुंजी है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रहने वाली है। 3 दिसंबर को चुनाव का परिणाम आ जाएगा, आप और हम फिर बात कर लेंगे। बार बार एक रिपीट करें, दूसरे चुनाव को हटाओ, बीजेपी को हटाओ, इसके बारे में कुछ बात नहीं है, या जरूरी है कहना या अगला रखना? जो सब बहुत अनुभवी आदमी हैं, हमारे बहुत आदरणीय नेता हैं, और उनकी किसी भी बात को हम हल्के में नहीं लेते। लोकसभा चुनाव पहले होंगे, आपका नाम भी आ रहा है, चौटाला साहब भी, रणजीत चौटाला, रणवीर बरुआ, तो आपकी तैयारी लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए? भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता वह कमल के फूल को अपना उम्मीदवार मान करके काम करता है। हमारा उम्मीदवार तय है, कमल का फूल, और कमल का फूल खिलेगा। 10 की 10 सीटें लोकसभा की हम फिर से जीतेंगे, इस बात के लिए हम सब काम कर रहे हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार सबका है, पार्टी संगठन तय करेंगे, लेकिन उम्मीदवार हमारा कमल का फूल तय है। सर, गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि जो भूपेंद्र हुड्डा के लिए जेल की कोठरी तैयार है, बार बार 1-2 बार भी इन्होंने बयान दिए हैं, क्या कहेंगे? मैंने और उन फाइलों के आधार पर उन्होंने कहा है। इसी से जुड़ा सवाल सर, ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, उनका कहना है कि विज या मुख्यमंत्री कोई भी अदालत नहीं है वो जो फैसला कर दे, ये काम अदालत का है, विज जेल नहीं भेज सकते। इस बारे में बिल्कुल सही बात है। ये तो सही है कि उन्होंने ये कहा भी नहीं कि वो भेजेंगे, उन्होंने तो हालात को बयान किया है। उन्होंने कोई भी अदालत से ऊपर नहीं है, ना भेजने वाला ऊपर है और ना ये कहने वाला अदालत से ऊपर है कि कोई माई का लाल भेज नहीं सकता है। ये तो अदालत को तय करना है। कैप्टन साहब, ऐसे क्या नारनौंद हल्के की जनता दोबारा आपकी ओर देख रही है और दोबारा आपसे उम्मीद कर रही है, ऐसे क्या करना है? नारनौंद मेरा परिवार है, नारनौंद मेरी कर्म भूमि है, मेरे लिए देव भूमि है, पुण्य भूमि है। मुझे इतना मान सम्मान मिला कि गैर राजनीतिक परिवार के व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बना करके चंडीगढ़ भेज करके और हरियाणा प्रदेश की सेवा का मौका दिया। नारनौंद की जनता का मैं कर्जदार हूँ, कर्जा मेरे सिर पर है, न केवल 2014 में जिताने के लिए बल्कि 2019 में 2014 से भी 20% वोट एक्स्ट्रा बढ़ाकर देने के लिए कि इतना प्यार नारनौंद की जनता ने दिया है, तो वो कर्जा अभी मेरे सिर पर बाकी है। मैं मानता हूँ कि जो भी काम 5 साल में कर पाया हूँ, जो भी नारनौंद की सेवा में कर पाया हूँ, जो भी विकास के काम हम कर पाए हैं, भले ही लोग उससे कितने ही प्रसन्न और संतुष्ट हों, मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे काम करने और बाकी हैं। अभी विकास की दृष्टि से बहुत और आगे बढ़ना बाकी है, और भी मुकाम बाकी है। नारनौंद को जो उसका हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जो एक स्थान हो सकता है, वो मुकाम नारनौंद को मिले, इसके लिए हमारा हमेशा प्रयास जरूर रहेगा। केजरीवाल की भाजपा नॉन-डार्टी पार्टी है और कांग्रेस डार्टी पार्टी है, तो उनका लड़ाई है भी आप पार्टी छत्तीसगढ़ की। देखिए, मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कहूँगा, मेरा ये मानना है, किसी भी दल का व्यक्ति हो, बुरा माने 100 बार माने, मेरा ये मानना है कि राजनीति में जो भी कोई व्यक्ति जातिवाद की बात करता है, मैं उसको समाजद्रोही और देशद्रोही मानता हूँ। मानवता का द्रोही तो है ही, लोकतंत्र का वो दुश्मन तो है ही। जिसकी भी नज़र में ये जात पात
ये जातिवाद, और जिसने भी जातिवाद का जहर घोलने की कोशिश की है, अंततोगत्वा इतिहास इस बात का साक्षी है कि जनता ने उसको माफ़ नहीं किया है। तो मुझे तो इस बात का लेकर बड़ा दुख होता है कि हर चीज़ में जात पात, राजनीति में मुझे कभी कभी लगता है कि ये स्वार्थी राजनीतिक लोगों की दिमाग की गंदगी है ये जातिवाद। इससे अधिक कुछ नहीं। समाज में इतना जातिवाद नहीं होता है, समाज में इस प्रकार का स्थिति नहीं होती है जितना कुछ स्वार्थी राजनीतिक लोग इस जातिवाद के जहर को घोल करके अपना स्वार्थ सिद्धि का काम करते हैं, और उसी के कारण से मजबूरीवश पत्रकार साथियों को भी वो उन बातों को लिखना पड़ता है। तो मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है कि सर्व समाज की बात करते हुए, जो सर्व समाज के कल्याण की बात करते हुए, विकास की बात करते हुए, सुधार की बात करते हुए ही राजनीति के संकल्प होने चाहिए। ये जातिवाद के आधार पर राजनीति ये समाज का भला नहीं करेगी, ये केवल कुछ चंद राजघरानों को और मजबूत तो कर सकती है, कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञों की हित पूर्ति तो कर सकती है, पर ये ना उनकी जिसकी राजनीति, जिस जाति की वो दुहाई देते हैं, न उस जाति का भला करते हैं, ये केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। जो जातिगत राजनीति में माफ़ी मैं मांग करके कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने, नाम नहीं ले रहा हूँ, जिन जिन लोगों ने जाति की राजनीति के हरियाणा प्रदेश में आज भी कर रहे हैं, मेरा यह मानना है वो अपनी ही जाति का ज़्यादा नुकसान करते हैं। मैं जिस समाज से आता हूँ, मेरे समाज का सबसे बड़ा अहित मेरे समाज के उन ठेकेदारों ने किया है जिन्होंने जातिगत राजनीति करके हरियाणा के वातावरण को दूषित करने की कोशिश की है। और जो तथाकथित जो गैर जाट की राजनीति का भी जो नारा लगाते हैं, वो भी उसके लिए उतने ही जिम्मेदार हों जहर को फैलाने के लिए। वो भी कोई किसी वर्ग का भला करने की बात नहीं करते हैं, वो भी केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि की बात करते हैं। इसलिए मैं इस जातिवाद की राजनीति के सख्त खिलाफ हूँ और खुलकर और मुखर विरोध करता हूँ और ताज़िंदगी करता रहूँगा। लाभ हानि नहीं देखता हूँ। और लगातार सरकार को हमला बोल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने फिर कहा है कि जो पोर्टल है नौकरियों मेरिट के आधार पर है, ये सरकार को, भाजपा को 20 सीटों तक भी ले जाएगी। इस बारे में आप क्या करेंगे? क्योंकि वो मेरे आदरणीय हैं, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। वो अब ना बोलूँ तो ठीक है, लेकिन उनका उद्देश्य जो है वो अच्छा है। कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और उस नाते से, विधायक के नाते से वो फीडबैक देकर कुछ सुधार करवाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो भूमिका और बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकते हैं।